समीकरण। किसी गैल्वेनिक शेल द्वारा धातु के इलेक्ट्रोड विभव का मापन करने में यह समीकरण मदद करती है। सामान्यतः इलेक्ट्रोड विभव का मापन मानक परिस्थितियों में किया जाता है, अर्थात जब हमें किसी धातु के इलेक्ट्रोड विभव का मापन करना है तो उस इलेक्ट्रोड विभव के मापन के लिए विलयन लवण विलयन की सांद्रता 1m होनी चाहिए, तापमान 25 डिग्री सेल्सियस का होना चाहिए या मानक होना चाहिए, और धातु के उस इलेक्ट्रोड की तुलना मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से किया जाना चाहिए। इन सभी परिस्थितियों से जो इलेक्ट्रोड विभव का मान ज्ञात होता है उसे मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। परंतु यदि हम मानक परिस्थितियों में इलेक्ट्रोड विभव का मापन ना करें, अगर हम अपने रूम टेम्परेचर पर प्रयोग करें, सांद्रता में कुछ अलग परिवर्तन हो जाए, तो इस परिस्थिति में ज्ञात किया गया इलेक्ट्रोड विभव मानक इलेक्ट्रोड विभव नहीं कहलाता है। तो नॉस्ट समीकरण आपके मानक इलेक्ट्रोड विभव और सामान्य अवस्था में इलेक्ट्रोड विभव के मध्य संबंध प्रदर्शित करता है। जैसे मान लिया जाए कि एक पात्र में हमने जिंक सल्फेट एक पात्र लिया और इस पात्र के अंदर हमने विलयन डाल दिया ZnSO4 यानी जिंक सल्फेट का, और इसमें हमने जिंक की धातु की एक छड़ लगा दी। तो इस जिंक धातु की छड़ का ये कैरेक्टर होगा कि ये अपने विलयन के सापेक्ष धनावेशित या ऋणावेशित हो। यहाँ पर धनावेशित या ऋणावेशित इसलिए कहा जा रहा है कि एक किसी विशेष तत्व की धातु की छड़ धनावेशित होती है और किसी दूसरे धातु की छड़ ऋणावेशित होती है, यानी धातुएं अलग अलग गुण प्रदर्शित करती हैं। कुछ धातुएं धनावेशित हो जाती हैं और कुछ धातुएं ऋण आवेशित हो जाती हैं। लेकिन जो धातु धनावेशित बनती है वो हमेशा धनावेशित ही बनाएगी, और जो धातु ऋणावेशित होती है वो हमेशा ऋणावेशित ही होगी। अर्थात अगर जिंक अपने विलयन के सापेक्ष ऋणावेशित होता है तो ये हमेशा ऋणावेशित ही होगा, और कॉपर अपने विलयन के सापेक्ष धनावेशित होता है तो वो हमेशा धन आवेशित ही होगा। तो इस छड़ यानी जिंक के लिए मानक इलेक्ट्रोड विभव का मापन करने के लिए इसमें जो डाला गया जिंक सल्फेट का विलयन है वो 1m यानी 1 मोल प्रति लीटर का होना चाहिए। तो 1m ZnSO4 का विलयन 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, और मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड अर्थात कि मान लिया जाए कि हाइड्रोजन के इलेक्ट्रोड से इसकी तुलना कर दी जाए, तब जो इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात होगा हमें उसे मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के सापेक्ष मानक इलेक्ट्रोड विभव कहा जाएगा। इसमें 1m HCl विलयन होना चाहिए। इन दोनों को यहाँ पर लवण ब्रिज से एक दूसरे से जोड़ दिया जाता है। इसमें भरा रहता है KCl या सामान्यतः कोई भी लवण भरा जा सकता है। इनको बंद करने के बाद यहाँ पर हाइड्रोजन गैस को प्रवाहित किया जाता है। इस प्रकार इस इलेक्ट्रोड से एक चालक तार निकालें और इस इलेक्ट्रोड से एक चालक तार निकालें, जोड़ दें, तो जो इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात होगा उसे मानक इलेक्ट्रोड विभव कहा जाएगा। समझ में आ रहा है आपको? फिर से समझिए। अगर किसी धातु, जैसे कि उदाहरण के लिए मैंने जिंक लिया है, जिंक के इलेक्ट्रोड विभव का मापन करना है तो 1m 25 डिग्री सेल्सियस पर जिंक सल्फेट के विलयन में धातु की छड़ डाली जाती है, और धातु की छड़ डालने से यह आवेशित होगी। अब उसका मानक इलेक्ट्रोड से मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ जोड़ करके एक गैल्वेनिक सेल बनाया जाता है, और दोनों सेलों को बाह्य परिपथ से जोड़ दिया जाता है। तो जो धारा प्रवाहित होती है उस प्रकार प्राप्त धारा ही मानक इलेक्ट्रोड विभव E0 कहलाती है। परंतु प्रत्येक प्रयोग मानक अवस्था में नहीं हो सकता। आप यहाँ प्रयोग कर रहे हैं अपने लैब में, अपने स्कूल में या रूम में, तो यहाँ का टेम्परेचर कुछ और होगा, और हो सकता है कि 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो जाए या 25 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाए। इस परिस्थिति में आप इलेक्ट्रोड विभव का मापन मानक नहीं कर सकते। अतः नॉस्ट समीकरण सामान्य अवस्था में प्राप्त इलेक्ट्रोड विभव
और मानक इलेक्ट्रोड विभव के बीच संबंध दिखाता है। ई सामान्य अवस्था का इलेक्ट्रोड विभव है और मानक अवस्था का इलेक्ट्रोड विभव ई नॉट होता है। माना कि एक धातु T ताप पर n इलेक्ट्रॉन का त्याग करके n पॉजिटिव में ऑक्सीकृत होता है। ऑक्सीकृत होती है। इस स्थिति में यदि धातु के विलयन की सांद्रता कंसंट्रेशन ऑफ n पॉजिटिव यानी धातु लवण की सांद्रता हो तो नॉस्ट समीकरण बताता है। वह समीकरण होगा E is equal to E naught minus 2.303 RT upon NF log base 10 और यहाँ पर होगा कंसंट्रेशन ऑफ M अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ M n पॉजिटिव। ये नॉस्ट समीकरण है। यहाँ पर लास्ट में लॉग यानी कि इसके मल्टीपल में यहाँ लिख देता हूँ मैं लॉग कंसंट्रेशन ऑफ M अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ M n पॉजिटिव होगा। ये होता है आपका इसके मल्टीपल में ही रहता है। यहाँ पर कहा जा सकता है E सामान्य इलेक्ट्रोड विभव है। E नॉट मानक इलेक्ट्रोड विभव है और R 2.303 तो एक संख्या है। R यहाँ पर स्थिरांक है, विलयन स्थिरांक है जिसका मान होता है 8.3 जूल केल्विन इनवर्स। इस जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स होगा। तो यहाँ पर इसका विलयन स्थिरांक का मान 8.3 जूल केल्विन इनवर्स और मोल इनवर्स। इसके बाद में आता है T का मान है प्रयोग का ताप। ये ताप कितना होगा? अगर डिग्री सेल्सियस में रहता है तो इस ताप को केल्विन में बदल लिया जाता है। डिग्री सेल्सियस ताप को केल्विन ताप में बदलने के लिए आपको डिग्री सेल्सियस ताप प्लस 273 जोड़ लेना होता है। डिग्री सेल्सियस ताप और 273 उसमें जोड़ लेंगे तो ये केल्विन ताप में बदल जाएगा। इसके बाद आता है N है त्यागे गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या या इलेक्ट्रॉन के मोलों की संख्या। वही इलेक्ट्रॉनों की संख्या लगभग मोलों की संख्या से प्रदर्शित होती है। और F है फैराडे नियतांक जिसका मान होता है 96500 कूलम। इसी तरह से M धातु के अपचयित रूप की सांद्रता है और Mn पॉजिटिव धातु के ऑक्सीकृत रूप की सांद्रता है। तो इस प्रयोग में इन सब का मान रख करके किसी भी धातु के इलेक्ट्रोड विभव का मान ज्ञात किया जा सकता है। मान लेते हैं कोई एक धातु है जिसके इलेक्ट्रोड विभव का मान हमें ज्ञात करना है। माना कि एक धातु M
अपने विलयन में 27 डिग्री सेल्सियस ताप पर Mn पॉजिटिव में ऑक्सीकृत होती है। इस धातु के इलेक्ट्रोड विभव के लिए हमें नष्ट समीकरण का मान ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं कि M धातु M N पॉजिटिव में बदलेगी तो N इलेक्ट्रॉन का तो त्याग जरूर करेगी। अब नष्ट समीकरण कहता है, नष्ट समीकरण E इज इक्वल टू E0 माइनस 2.303 RT अपॉन NF लॉग अपचयित रूप कंसंट्रेशन ऑफ M अपन ऑक्सीकृत रूप कंसंट्रेशन ऑफ M N पॉजिटिव होता है। वो कभी भी आप ध्यान रखें, लॉग का मान लॉग बेस 10 ही होता है जब तक कि E ना लिखा जाए। सामान्य कैलकुलेशन में लॉग का मान लॉग बेस 10 ही होता है। आप मैथ्स या फिजिक्स पढ़ते हो तो यहाँ अगर लॉग बेस 10 नहीं रहेगा तो E लिखा जाएगा, E को प्रदर्शित किया जाता है, लेकिन कैलकुलेशन सामान्य 10 पर ही होता है। अब यहाँ पर E का मान E यानी कि इलेक्ट्रोड विभव का मान बराबर E0 मानक इलेक्ट्रोड विभव माइनस 2.303। अभी आपको बताया गया R का मान 8.3 होता है, तो यहाँ पर इंटू R का मान रखा जाए 8.3 इंटू 27 डिग्री सेल्सियस ताप है। 27 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलिए तो 273 प्लस 27 यानी हो जाएगा 300 केल्विन। तो इस ताप को यहाँ बदल दिया हमने 3 केल्विन में, तो यहाँ पर आ जाएगा 300 केल्विन। बचे में आ जाएगा N यहाँ नंबर ऑफ मोल्स, ये हमें नहीं पता तो इसको N रहने दीजिए, इनटू F का मान 96500 होगा। अब लॉग बेस 10, देखिए जब कभी भी विलयन में धातु अपचयित रूप में होती है तो आकर अपने क्षण पर जाती है और क्षण की सांद्रता हमेशा 1 होती है, तो इसका मान हो जाएगा 1 और बटे में विलयन में जो आयन जाएंगे उसकी सांद्रता बदल सकती है, इसलिए उसकी सांद्रता लिख दी जाती है कंसंट्रेशन ऑफ Mn पॉजिटिव। यहाँ पर जब कभी भी अपचयित रूप होता है तो धातु विलयन से निकलकर क्षण पर एकत्रित होती है, जिसकी सांद्रता हमेशा 1 मोल प्रति लीटर होती है। इसलिए अपचयित रूप M है जिसकी सांद्रता 1 मोल प्रति लीटर होगी तो 1 कर दिया गया, और ऑक्सीकृत रूप सांद्रता जो धातु टूट कर जो विलयन में जाएगा वो उसकी ऑक्सीकृत रूप सांद्रता होगी जो कि अलग अलग हो सकती है। धातु हमेशा अपनी सांद्रता को बढ़ा या घटा सकता है, तो ऑक्सीकृत रूप की सांद्रता को 1 लिखेंगे, अपचयित रूप की सांद्रता को 1 लिखेंगे और ऑक्सीकृत रूप की सांद्रता दिया गया रहेगा। अब यहाँ पर अगर कैलकुलेशन करते हैं तो E इज इक्वल टू आता है E0 माइनस, इस पूरे को हल करिए आप तो इस पूरे को कैलकुलेट करने पर आएगा 0.059 अपॉन N, यहाँ पर 0.0594 आता है कैलकुलेट करने पर N, और ये हो जाएगा लॉग बेस 10 1 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ Mn पॉजिटिव। ये हुआ किसी धातु के इलेक्ट्रोड विभव के मापन के लिए समीकरण जो कि नष्ट समीकरण पर आधारित है। तो अब वास्तविक नष्ट समीकरण तो ये है, परंतु आप न्यूमेरिकल हल करेंगे जब न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिया जाएगा उस समय डायरेक्ट इस इक्वेशन को रख करके और आप उसे सॉल्व कर सकते हैं।